Good evening, friends and everyone. Today I'm going to introduce a new topic on the food safety officer exam or technical officer exam and other exam related to the food uh, food analyst or other post exam for in the government sectors, ओके, और स्टेट सेक्टर, क्योंकि जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आपके स्टेट लेवल के लिए और गवर्नमेंट और मतलब सेंट्रल लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम दिए जाते हैं। तो जो कंडक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आज आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे रिलेटेड बहुत एग्ज़ाम्स आते हैं। तो जो भी गाइस प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स है ना, जो भी इसके फूड ऑफिस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपने ध्यान रखें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आते हैं। वो कभी भी इतने पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आ सकते जैसे कि आप कोई टेक्निकल एग्ज़ाम को लेके ले लीजिए, उसमें भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्ज़ाम को बहुत टफ बना दिया जाए, है ना, क्योंकि इसमें हर साल ही ना 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं और सेंट्रल में काफ़ी लोग देते हैं एग्ज़ाम। तो इसके लिए मैं आज आपको नया टॉपिक बताऊंगा जो कि है HACCP। HACCP इसका मतलब क्या है? H फॉर हैज़र्ड, ठीक है, A फॉर एनालिसिस, ठीक है, C फॉर कंट्रोल, C फॉर क्रिटिकल, एंड P फॉर पॉइंट, ठीक है। सो आज मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि हैज़र्ड क्या क्या हैज़र्ड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हैज़र्ड्स एंड उसके आइडेंटिफिकेशन। हैज़र्ड का मतलब होता है कि ऐसे कुछ केमिकल और फिजिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी हार्मफुल फॉर एनिमल और ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसमें पहला जो एजेंट आता है वो आता है फिजिकल एजेंट, दूसरा जो एजेंट आता है वो आता है केमिकल एजेंट्स, ठीक है। तीसरा इसमें जो आता है, थर्ड जो आता है वो आता है बायोलॉजिकल एजेंट्स। इन द फिजिकल एजेंट इसमें आ सकते हैं आपके सिलिका, सिलिका, एस्बेस्टोस, ठीक है, ओके, एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स आ गए, है ना, लाइक वायर, स्टील एंड अदर, इसमें फैक्टर अदर आ गए आपके जो कि हार्मफुल है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर ही आते हैं। केमिकल एजेंट्स में आ गया आपके हार्मफुल केमिकल्स, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ले सकता हूँ बेंजीन का, ठीक है, या फिर आप इसमें प्रिजर्वेटिव आ सकते हैं, हार्मफुल प्रिजर्वेटिव, या फिर कार्सिनोजेनिक डाइज आ गई आपकी,
डाई एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे कैटेगरी आ जाएंगी केमिकल एजेंट्स में जो बहुत अलग अलग होते हैं, है ना। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आ गया आपके बैक्टीरिया, जिसमें आपका आ गया ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लाइक एग्जाम्पल साल्मोनेला, ठीक है, स्टेफाइलो, स्पीसीज, इसकी हार्मफुल स्पीसीज। और इसमें आ गया आपके बॉर्डेटिला, और विब्रियो, विब्रियो की स्पीसीज आ गई, है ना। अब ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। और मैं इसमें वायरसेस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वायरसेस मोस्टली किससे फैलते हैं, किसी होस्ट से। यानी कि होस्ट का एग्जांपल हो गया जैसे रेबीज़ है। रेबीज़ आपको पता है किससे फैलेगा, डॉग बाइट से, ठीक है। और इसमें अदर टेटनस, टेटनस फैलेगा आपको क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज से, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से फैलेगा ये, है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है जो कि हैजर्ड एनालिसिस को बताती है बायोलॉजिकल एजेंट्स में। अब इसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स में और भी चीज़ें आ गई। एफ्लाटॉक्सिन आ गया, फंजाई है, फंजाई में आपके आ गया एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। अब ये एस्परगिलस जो होती है फंजाई, ये प्रोड्यूस करती है। जब एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई ब्रूइंग इंडस्ट्री होगी वो क्या करती है, वो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि कभी भी ये जो उनके अल्कोहल जो प्रोडक्शन में इस दौरान कोई एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस ना हो। या फिर कभी भी आप देखोगे एर्गॉट फंगस होती है, एर्गॉट, है ना। एर्गॉट भी एक केमिकल सीक्रेट करती है जो कि हार्मफुल होता है ना। दैट कैन कॉज एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो हाईली क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है एजेंट, कार्सिनोजेनिक, यानी कि कार्सिनोजेनिक इसके टॉक्सिक लेवल होता है ना। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे आप रॉ मेटे, जब भी आप कभी कोई खाना बनाते हो तो उसको आप प्रॉपरली कुक करना क्यों जरूरी है, ताकि ये बैक्टीरिया मर जाए, है ना। साल्मोनेला, स्टेफाइलो, बोर्डेटेला, विब्रियो क्लोराई, है ना, दीज एजेंट्स कैन। और जब भी कोई भी फूड प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चर होता है तो उस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई एस्बेस्टोस ना हो, है ना, वो भी, और कोई शार्प ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो, तो उसको देखा जाता है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम होता है कि जांच करना, इंस्पेक्ट करना कि इस फूड प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट नहीं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए या फिर किसी एनिमल हेल्थ के लिए हार्मफुल तो नहीं है। केमिकल एजेंट्स में आपके आगे बेंजीन आ गया, तो ये लैब को सैंपल दे दिया जाता है ना। तो जो जो इसमें प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट, तो उसमें हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में ये आपको बताया जाएगा कि व्हाट आर द हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से एजेंट प्रेजेंट हैं इसके अंदर। ये मैंने आपको बता दिया। इसके कैरेक्टराइजेशन कैसे आप कैरेक्टराइज करोगे, जब आप कोई दूध लेके आ रहे हो, कोई सैंपल लेके आ रहे हो, तो आप वो कैरेक्टराइज कैसे करोगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है ना। सेकंड पॉइंट है हैजर्ड कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। हैजर्ड कैरेक्टराइजेशन का मतलब यही है कि व्हाट आर द हार्मफुल केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड सैंपल, एनी फूड सैंपल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जो मीट इंडस्ट्री, टेंडर इंडस्ट्री, मतलब मीट की जो इंडस्ट्री है, मीट प्रोड्यूस करती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें एक केमिकल यूज करा जाता है जिसका नाम होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट्स यूज करे जाते हैं
नाइट्रेट्स, इसका क्या पर्पस होता है नाइट्रेट्स का यूज़ करने का? जो मीट की जो क्वालिटी होती है वो टेंडर करती है, उसमें टेंडराइजेशन प्रोसेस होती है, यानी कि वो जब आप उसे कंज्यूम करेंगे उससे पहले उसको उस पर कोई बैक्टीरिया ग्रो ना करे, है ना, तो उसके लिए हम इसमें नाइट्रेट्स का यूज़ करा जाता है। तो नाइट्रेट्स का बहुत मिनिमम यूज़ करा जाता है जो कि FSSAI के लॉ के तहत किया जाता है कि FSSAI ने स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि उसमें कितना नाइट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो उस परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होगा तो जो मीट होगा वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। तो जब भी आप पैक्ड मीट लेके आते हो तो वो इतनी जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता, है ना। एग्जाम्पल के सॉसेज लिया है आप, है ना, या आप कोई भी जो फॉरेन कंट्रीज है वो बीफ के प्रोडक्ट यूज़ करती है ना, तो बीफ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सब में टेंडराइजेशन होती है, स्टीक यूज़ करते हैं ना, तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि टेंडराइज्ड है कि नहीं है ना, उसमें ये यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पे है रिस्क कैटेगराइजेशन। रिस्क क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसको कैटेगराइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 239 आर्टिकल, पहले तो रिस्क कैटेगराइजेशन में पहला पॉइंट ये आएगा आपका, मैं आपको बाद में लॉज बताऊंगा, है ना, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बता दूं कि रिस्क कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है। इसके लिए अलग अलग सेक्टर बने हैं जिसमें आपका पहले रिस्क मैनेजमेंट किया जाएगा कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो ख़राब तो नहीं होगा, स्पॉइल तो नहीं हो गया, है ना, उसमें कितना परमिसिबल अमाउंट है केमिकल का, है ना, वो कैरेक्टराइज किया जाएगा। क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर, है ना, इफ़ द प्रोडक्ट इज़ बीन एक्सपोर्ट इन द आउटसाइड, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि व्हाट आर द रिस्क मैनेजमेंट हैज़ बीन टेकन, कि उसमें कोई भी इंसेक्ट्स तो प्रेजेंट नहीं है ना, एंड अदर लाइक केमिकल सब्सटेंसेस नॉट बीन देयर। एग्जांपल जैसे कोई फ्लाइट है, फ्लाइट के अंदर एनिमल्स भी आ रहे हैं ना, एग्जांपल के तौर पे उसमें बहुत सारे एनिमल जा रहे हैं दूसरी फ्लाइट में सप्लाई होके, है ना, किसी सेंचुरी में, है ना, तो उसमें लिजर्ड गई बहुत सारी, है ना, और उसमें कई स्नेक्स गए, है ना, तो स्नेक और लिजर्ड है वहाँ पे फूड मीट जा रहा है ना, एक्सपोर्ट हो गई यहाँ से US में, है ना, इंडिया से US में आ रहा है। तो उस बात का ध्यान रखा जाएगा रिस्क कैरेक्टराइजेशन में कि वहाँ पे वो जो वो अलग अलग डिब्बों में है कि नहीं है, मतलब कि जो उनके फूड प्रोडक्ट है वो वहाँ से इंटैक्ट है कि नहीं है, कहीं वो उसके पास ना चले जाए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि फ्लाइंग के ज़रिए कभी भी कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उसको वो वैक्यूमली टाइट पैक करेंगे। कैसे करेंगे? वैक्यूम पैक्ड होगा वो, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है रिस्क मैनेजर होंगे वहाँ पे जो उस चीज़ को इंश्योर करेंगे। रिस्क मैनेजर क्या काम करेंगे, वो फूड सप्लाईज को देखेंगे कि वो प्रॉपर्ली मैनेज्ड है कि नहीं है ना, उसमें कैश मेमो, है ना, बिल, कैश मेमो एंड बिल, उन सबों को वो प्रॉपर्ली फाइलिंग में रखेंगे, प्रॉपर्ली फाइलिंग।
यानी कि प्रॉपर फाइलिंग होगी कि वो कितना प्रोडक्ट जा रहा है, कितना है, और उनके पास परमिट होगा, परमिट, दे हैव परमिट टू एक्सपोर्ट, उनके पास परमिट होना जरूरी है, तभी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका आ गया रिस्क कैरेक्टराइजेशन, है ना। हाँ, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239। प्रोडक्ट मिस ब्रांडेड यानी मिस सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए और वो उस पर मतलब पैकिंग सही होनी चाहिए, है ना, तभी वो आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग उस चीज़ का रिस्क कैरेक्टराइजेशन कर पाएंगे वो लोग। फूड सेफ्टी established tribunal appellate under section 70. It is very important to remember all the section like section 4, section 31, section 32, section 37. All the sections should be remembered if you are going to preparing for the food safety officer exam. तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कौन से सेक्शन में क्या इस्टेब्लिश हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक आप अपनी एक टेबल बना दीजिए या फिर आप पेपर में या डेली उसको रिवाइज करिए, अपने सामने आप एक पेपर लिख लीजिए जिसमें आप सारे सेक्शन डाले हो और उसको डेली आप रिकॉल करिए, है ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगी और आप उसे भूलेंगे नहीं। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ट्राइब्यूनल सेक्शन 70 में ये आता है, ठीक है। अब इसके बाद आया अनसेफ फूड। ऐसा फूड जिसमें क्वालिटी बहुत गंदी है, इनकी मीन्स इट इज़ प्यूट्रेड, कोई पर्सन उसे पसंद नहीं कर सकता है, इट इज़ नीदर टू परचेज नॉर टू सेल एंड द पर्सन इज बीन सेलिंग, सो इट इज़ रियली अ क्राइम फॉर दैट पर्सन। इफ़ जो पर्सन अगर इस तरह का कोई फूड क्वालिटी बेच रहा है ना, तो उस पर धारा लग सकती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी आप फूड आइटम्स बेचें तो वो उसको इंश्योर करें कि वो क्वालिटी आप सही है कि नहीं, या आप कंज्यूमर को दे रहे हैं वो प्रॉपर्ली सेफ है, ठीक है। एंड इसका पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? रोटन नहीं होना चाहिए, प्यूट्रेड नहीं होना चाहिए, कोई भी फूड वेजिटेबल आइटम्स है ना बाय वर्च्यू अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है?
ठीक है, प्यूट्रेट rotten food are not allowed for sale in any form for business. Second point, unhygienic. मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, है ना। ये किस्सा ये है कि आजकल जैसे आप गोलगप्पे खाते हो, है ना, मैं भी खाता हूँ, है ना। तो हम वो खाते चले जाते हैं, हमें पता नहीं रहता उसके अंदर क्या मिक्स है क्या नहीं। तब भी मोस्ट ऑफ पीपल को पसंद है ना, ये खाना, क्या, बाहर का फूड लाइक गोलगप्पास एंड और। लेकिन आप हमें कभी आप गौर करोगे उसके हाथों को, तो वो अपने हाथ कितनी बार वॉश करता है, ये बात आप ध्यान रखना। वो वॉश नहीं करते अपने हाथ, उनके हाथ किस लेवल पे गंदे हैं, क्या अनहाइजीनिक है, बट फिर भी हम उसे कंज्यूम करते हैं। वो हमारे हेल्थ के रिस्क के लिए बहुत हार्मफुल है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेवर टू ईट अनहाइजीनिक फूड, वेदर द कंडीशन इज़ वेरी पुअर और नॉट, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपको अपना हाथ का खाना खुद खाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब भूख लगती है, हम लोग, वी ऑल आर इंडियंस, व्हाट वी डू, वी जस्ट गो आउटसाइड एंड ईट दैट काइंड ऑफ फूड, है ना। सो उसमें जो गोलगप्पास होता है उसमें टाटरी यूज़ करा जाता है, टाटरिक एसिड होता है वो यूज़ करा जाता है। और मोस्टली लोग बहुत सारे उसमें एसिड भी यूज़ करते हैं, है ना, फॉर मेकिंग द सॉरी फ्लेवर, मतलब बहुत खट्टा महसूस होगा तो उसको डाल देते हैं। और मैं कल ही मैं एक बंदे से मिला, वो गोलगप्पा बेच रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि आपका फ्लेवर बड़ा अच्छा है ना, मतलब मैंने थोड़ा स्मेल करके देखा कि इट इज़ वेरी गुड इन स्मेल, लाइक एस्फोटिडा की स्मेल आ रही थी, उसमें हींग की स्मेल आ रही थी अच्छी सी, है ना। फिर वो बता रहा था कि बहुत सारे लोग तो जो गोलगप्पा बनाते हैं दे जस्ट यूज़ यूरिन, इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग दैट यूरिन का इस्तेमाल भी किया जाता है, और कई लोग बनाते भी हैं इस तरह और लोग खाते भी हैं। तो बहुत आपको पता है इस चीज़ से कितना फूड सेफ्टी ऑफिसर वालों ने कितना लोगों को समझाया है कि आप बाहर का फूड कभी कंज्यूम नहीं करें, इस बात का आप ध्यान रखें। वो हमारी हेल्थ के रिस्क के लिए कितना, क्योंकि यूरिन में प्रेजेंट होता है यूरिया, अमोनिया, है ना। तो वो जो इंसान है, वो पर्सन है, वो खा रहा है वहाँ का, उसे पता नहीं है कि अभी उसमें क्या क्या चीज़ मिक्स है, कौन कौन से उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन तब भी खा रहा है, और वो उसकी बॉडी को आगे चल के हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। तो जो लोग अपनी हेल्थ के लिए इंश्योर रहते हैं कि हमें हेल्दी खाना खाना है, तो वो आई थिंक दे शुड अवॉइड द गोलगप्पास एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। सो वो अवॉइड करें, है ना, इस खाने को, अनहाइजीनिक। मैंने आपको लिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये आप समझ गए होगे क्या है। अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है इसके अंदर, कलर्ड फ्लेवर, वही आर्टिफिशियल एडिटेंट्स यूज होते हैं। coated, powdered and polished। अब आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं। आप लेने आते हो एप्पल, है ना, उस एप्पल को आप परचेस करते हो, आपको लगता है कि वो एप्पल बिल्कुल शाइन मार रहा है, बहुत अच्छा एप्पल है ना। इसको आप लोग तैयार है, यार ये बहुत बढ़िया एप्पल है यार, शाइन। कभी भी आप उसके अपीयरेंस में मत जाइए, कभी भी आप जब भी कोई भी आप एप्पल परचेज कर रहे हो, तो आप उसको देखिए। उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके आसपास शाइनिंग कोट आ रही है, तो वो एप्पल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, उसमें वैक्स यूज़ करी जाती है। क्या करा जाता है, वैक्स। वो जो वैक्स होती है हमारी बॉडी में जाके हार्मफुल इफेक्ट्स कर सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस एप्पल को ले लेते खरीद, अरे बहुत बहुत अच्छा एप्पल है, दिख रहा है एप्पल क्या, कितना शाइनी है ना, वो फ्रेश होगा। वो शाइनी नहीं होता, एप्पल कभी शाइनी नहीं होता। अगर वो नेचुरली उसमें लश्कर अलग सा वो शाइनीनेस दिखाई दी, तब हम उसे लगता है कि वो
प्योर है, जो आप पेड़ का टूटा हुआ आप तो ले नहीं सकते, पेड़ से जो लेके आ रहे हैं वहाँ पे कौन सी पॉलिश यूज़ कराई जा रही है, वो पॉलिश का बेसिकली यूज़ कराया जाता है ताकि वो कोई ख़राब ना हो। उसमें भी गवर्नमेंट ने लॉज लगा रखे हैं कि आप पॉलिश का इस्तेमाल नहीं कीजिए, उसके बजाय आप नेचुरल ऑर्गेनिक जो कोटिंग आती है वो यूज़ करीजिए, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होती है ना। तो इसका ध्यान रखा जाता है कि कभी भी आप पॉलिश वाला फूड नहीं लीजिए, और कोटिंग हो, ठीक है, कोटिंग पाउडर कोई डाल देते हैं ना इसको दिखाने के लिए। और worms, weevils, these kind of worms, weevils, infested with worm, ठीक है, और इंसेक्ट्स, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी वॉर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी कीड़ा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ना कोई इंसेक्ट होना चाहिए, ना वो इन्फेस्टेड हो कीड़ों के साथ, मैगोट्स के साथ, है ना, कोई भी इंसेक्ट नहीं होना चाहिए। ये कैटेगराइजेशन ये आर्टिकल 70 ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 70 में या फिर आर्टिकल 239 जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया, और सेक्शन 70 फॉर द टाइम इस्टेब्लिश ये लॉ हुआ है ना। तो उसमें क्या क्या बताया गया है वो मैं आपको बताऊँ। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको मैं बहुत कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाऊँगा ताकि आप ज़्यादा समझ पाएँ, है ना। और वो भी टाइम भी आपका कम कंज्यूम हो, क्योंकि इसके अराउंड अगर मैं इसकी पूरी बुक के बारे में बता दूंगा तो आप हिल जाओगे। इट इज़ 1196 पेजेस। तो मैं आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप अच्छे से रिकॉल कर पाए और याद रह पाए। कोई भी एग्ज़ाम में, कोई भी सीबीटी में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आप मुझसे पूछ सकते कि इसमें सर आंसर क्या था, क्या नहीं था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी पूरी बात, है ना। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत शॉर्ट में और बहुत इफ़ेक्टिवली समझा रहा हूँ, ताकि मैं वो बोलते हैं ना कि हम इतना सारा डिस्क्राइब करते हैं और जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, वो छोटा सा होता है। तो मैं आपको इतना सारा ना समझा के आपको छोटे फॉर्म में काफ़ी डेप्थ में बातों को समझा रहा हूँ, है ना। तो उस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि आप जब भी आप रिकॉल करेंगे तो आपको सेक्शन दिमाग में आ जाएंगे, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, है ना, कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या सेक्शन दिए हैं, है ना, सेंटर में क्या क्या है, फूड सेफ्टी ऑफिसर कब अपॉइंटेड होते हैं, है ना, उनके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या लॉज हैं, बस यही सब बात है। चेयरपर्सन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो किस बैकग्राउंड का होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा आज, है ना। तो जो चेयरपर्सन होता है, जो सेक्शन किस में होता है, सेक्शन 4 में आता है ना चेयरपर्सन। हाँ, जो फूड अथॉरिटी होती है वो सेक्शन 4 में अपॉइंटेड करती है, और जो जो चेयरपर्सन होता है वो फूड अथॉरिटी से सेलेक्टेड होता है ना। और जो कमिश्नर होते हैं वो सेक्शन 30 से अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है।
एक्चुअली इसमें भी इतना नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 4 में ही सारे फूड अथॉरिटी आती है, तो उसी में ही चेयरपर्सन अपॉइंटेड होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन की क्या क्वालिफिकेशन होती है? चैप्टर सेकंड, चेयरपर्सन। It is appointed by the food authority. ये जो पोस्ट होती है ये मूवेबल भी है, इमूवेबल भी है, यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिमूव or to appoint again the chairperson। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये पोस्ट टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, यानी कि इस पोस्ट में कोई भी अगर चेयरपर्सन बनता है वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है और वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिससे इस पर्सन को हटाया जा सकता है, यानी कि चेयरपर्सन हटाया जा सकता है, और उसके लिए और कोई जो डिजर्विंग होगा उसके लिए फिर मतलब उसको पोस्ट मिल सकती है ना। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मैं ऊपर लिख ही दिया है मैंने, इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैंने ऊपर लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिमूव और टू अपॉइंट अगेन द चेयरपर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है परपेचुअल और कॉमन पावर्स होती हैं, जैसे कि जो चेयरपर्सन होता है उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी मतलब कैंडिडेट को, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, एग्जांपल के तौर पे अगर कोई फूड अथॉरिटी में कोई सीनियर है ना, तो वो उसके पास इतनी अथॉरिटी कि वो उसको रिमूव कर सकता है, उसको हटा सकता है, या फिर उसकी जगह आप कोई दूसरा कैंडिडेट, यानी कि कोई सीनियर पोस्ट है उसको हटा के वो दूसरी पोस्ट दे सकता है, और उसके अलावा उसको दूसरी पोस्ट दे सकता है, और उसके पास पावर इतनी होती है कि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करना, उसकी प्राइम ये होता है कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता। उसके पास पावर्स होती हैं लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा वो। थर्ड में आता है हेड ऑफिस ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी इन दिल्ली। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। हेड ऑफिस
सिचुएटेड इन दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली में। थर्ड, फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट ऑफिस बता दिया मैंने, नहीं सॉरी, ये तीसरा पॉइंट है ना। मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ, ये थर्ड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, इसके पास पावर होती है कि ये चाहे तो किसी भी दुकानदार को ये नोटिस कर सकता है, या किसी भी बड़ी अथॉरिटी को, चाहे वो अमूल की फैक्ट्री हो, चाहे किसी की भी फैक्ट्री हो, उसको प्रॉपर सीज करवा सकता है परमानेंट। उसके एक नोटिस के जरिए पूरी कंपनी बंद हो सकती है, कोई भी फूड की कंपनी हो। इट हैज़ द पावर टू सील दैट कंपनी। और एनी वेयर हाउस जहाँ पे फूड की क्वालिटी में कोई भी हार्मफुल फैक्टर के जरिए वो कराया था, तो उसके माइंड में अगर ये बात आ गई कि यहाँ पे फूड की क्वालिटी में कुछ खराब है, तो कोई भी ऑफिसर उसको ये बात बताता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ी है सर, और मैंने पूरा प्रयास करा इनको समझाने की कोशिश करी कि प्लीज़ आप यहाँ पे कोई भी इस तरह से फूड की क्वालिटी, तो वो उसके पास इतनी पावर है, इतनी उसके पास अंडर द पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स के साथ साथ वो उस प्रॉपर्टी, उस बड़ी कंपनी को बंद कराने की ताकत रखता है। हैज़ द पावर टू क्लोज ओनली चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी। तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा? द फूड अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम aforesaid, having the perpetual succession, a common seal with power to acquire, hold and dispose the property, जो कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, एक जगह मूव और इमूवेबल हो, है ना। एंड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेम नेम, सू और बी सूड, मतलब उस पे मुकदमा भी कर सकता है वो, और उस जो वो चला रहे हैं उन पे भी मुकदमा हो सकता है, सू एंड बी सूड। समझे आप बात को? द फूड अथॉरिटी शेल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और बाय द नेम ऑफ aforesaid, having the perpetual succession and common seal with a power to acquire, hold यानी कि वो होल्ड भी कर सकता है, सील भी कर सकता है, एंड डिस्पोज और प्रॉपर्टी बोथ इमूवेबल और इमूवेबल, एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शैल बी बाय द सेड नेम और सूड, सॉरी, मतलब जो मैंने आपको ये बात बताई इमूवेबल वही है ना। इसमें वो उसके पास ये पावर होती है कि वो बंद भी कर सकता है और चालू भी कर सकता है ना। तो इट हैज़ द पावर। अगर हाँ, मैंने जो पहला आपको पॉइंट बताया था वो क्या था कि उस पर अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो उस पर मुकदमा भी हो सकता है, और वो हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट वही है, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा है ना। तो मैंने आपको वर्बली समझा दिया इस पॉइंट को। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट वही है कि ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है। दिल्ली में है, ठीक है। हेड ऑफिस उसका दिल्ली में। और इसके ज़्यादातर ऑफिस कहाँ पे अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट है, ओवर द मतलब एनी अदर प्लेस ऑफ इंडिया में इसके हेड ऑफिस नहीं सॉरी, जो ऑफिस हैं FSSAI के, वो अलग अलग जगह प्रेजेंट है।
ठीक है। एनी अदर प्लेस इन इंडिया? ये आपका किस में आता है? सेक्शन 4 में। ये जो मैंने आपको बताया सेक्शन 4 में, ठीक है। अब क्लॉज 4 क्या कहता है? नोट्स ऑन क्लॉज। नोट्स ऑन क्लॉज आ गया। क्लॉज वही कहता है कि जो मैंने आपको पहले बताया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर इन द क्लॉज 4, ठीक है। द हेड ऑफिस ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी शैल बी एट दिल्ली। हेड ऑफिस दिल्ली में, ठीक है। हाउएवर द अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश इट्स ऑफिस एट एनी अदर प्लेस। मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकता है। आपको ये बात याद रहेगी कि द फूड से अंडर द क्लॉज 4 इट सेड दैट it is called as the Food Safety Standard Authority of India that is been established all over the India, okay. And second point is the head office is situated in the Delhi. And third point, authority has the empower, it can make or establish its office in any other place of India. It has the right to place the office in all over the India. All over the India means कहीं भी इंडिया के कहीं भी कोने में जाके वो लोग कहीं भी किसी भी जगह पे जाके वो लोग अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये क्लॉज 4 कहता है। फिफ्थ पॉइंट इज द कंपोजिशन ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड इट्स चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। What are the qualification required for the for chairperson and other food safety members? फूड अथॉरिटी मेंबर्स के लिए वो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ओके, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ मेंबर्स आर 20 in the food authority, ठीक है। ट्वेंटी टू है, रुक जाओ। फूड अथॉरिटी 7 members not below the rank of joint secretary to the government of India। ये क्या कहता है? जॉइंट सेक्रेटरी के लिए
1/3 मेंबर्स कौन होंगी? महिलाएं होंगी, वुमेन होंगी। ठीक है, अब आपको मैं कैटेगरी बताता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी है। पहले ये जो मेंबर्स आ सकते हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से के होंगे। सेकंड आते हैं कॉमर्स वाले। ठीक है, थर्ड आते हैं आपके कंज्यूमर अफेयर वाले, कंज्यूमर अफेयर। फोर्थ आपके आते हैं फूड प्रोसेसिंग। फिफ्थ हेल्थ लेजिस्लेटिव मेंबर। एंड लास्ट में सेवेंथ आएंगे आपके सिक्स्थ लेजिस्लेटिव मेंबर एंड सेवेंथ इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, पहला कौन सा मेंबर आएगा? एग्रीकल्चर मेंबर से आएंगे। सेकंड कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, लेजिस्लेटिव मेंबर एंड सेवेंथ इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हु शैल बी द मेंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो। क्या होंगे ये? यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, हु शैल बी द मेंबर ऑफ क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो। बी कैटेगरी में क्या आएगा? बी में आएगा आपका 2 रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो होंगे स्मॉल स्केल वाले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। सी होगा आपका, सी पॉइंट क्या आएगा आपका? सी में आएगा आपका 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 2 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ठीक है, डी आपका आएगा 3 एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट। 3 एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट साइंटिस्ट।
यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो दो पोस्ट होंगी जो कि मेंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होंगी, और 2 पोस्ट होंगी कंज्यूमर अफेयर्स के लिए, एंड 3 पोस्ट फॉर द एमिनेट साइंटिस्ट, यानी कि वो साइंटिस्ट जो कि फूड टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, अब आपका आता है ई। ठीक है, 5 member appointed from the rotation of the every 3 years on which the selection from the zones as specified in the first schedule to represent the states of the union territories। यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए 5 मेंबर आएंगे अलग अलग, मतलब 7 यूनियन टेरिटरी, उसमें से 5 लोग सेलेक्टेड होंगे जो मेंबर्स होंगे फूड अथॉरिटी में। कितने होंगे? फर्स्ट schedule ऑफ ठीक है, सॉरी मैं पेन रख ले रहा हूँ ना। एफ में आएगा 2 members from farmer background। अब इसमें एक अच्छी बात भी है ना, 2 मेंबर्स ऐसे भी सेलेक्ट किया सकते हैं जो अनपढ़ हो सकते हैं, यानी कि फार्मर बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जिन्हें कोई क्वालिफिकेशन नहीं गेन करी होगी, तो उसके लिए भी वो सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो फार्मर बैकग्राउंड के होने चाहिए, क्योंकि उनको अच्छी नॉलेज होती है किसकी? सॉइल की, है ना। तो उनको भी मतलब पढ़े लिखे होंगे, है ना, इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, है ना। तो वो 2 फार्मर बैकग्राउंड से भी इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं फूड अथॉरिटी के लिए, है ना। अब यहाँ पे आती है इम्पोर्टेंट बात, जो मैंने आपको बता दी, अपॉइंटेड होते हैं शैल बी अपॉइंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमोंगेस्ट द एमिनियंस इन द फील्ड ऑफ द फूड साइंस। यानी कि जो फूड साइंटिस्ट होंगे वो फूड साइंस से रिलेटेड कैटेगरी में आएंगे, है ना, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। ये जो सिलेक्शन होगा जिनका भी, वो कौन करेगा? जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। भारत सरकार इसको अपॉइंट करेगी कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन पर्सन सेलेक्ट होके आएंगे, है ना। अब यहाँ पे चेयरपर्सन का मैंने आपको बता दिया कि कौन करेगा, है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स इंक्लूडिंग द पार्ट टाइम मेंबर्स अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा ये बताएगा फूड अथॉरिटी में बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी ही इसको डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सा मेंबर सेलेक्ट हो है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पहला तो 2 मेंबर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के होने चाहिए, इनकी किसी की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वो फूड अथॉरिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो कि कंज्यूमर अफेयर के लिए हैं, 3 एमिनेट साइंटिस्ट होने चाहिए जो कि जिन्हें फूड टेक्नोलॉजी से PhD कर रखी है, वो इसमें आ सकते हैं, है ना। इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, जिन्हें इतने साल अपना फूड में ही दिया है, तो वो लोग आ सकते हैं। वो अपॉइंट किए जाएंगे, इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन होगा उनका। फिर आएगा ई, जिसमें फूड अथॉरिटी 5 मेंबर सेलेक्ट करेगी। कहाँ से? अलग अलग प्रांतों से, है ना। उसमें अलग अलग प्रांतों से सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि अलग अलग स्टेट यूनियन ऑफ टेरिटरीज के होंगे। ठीक है, 2 मेंबर्स होंगे जो कि फार्मर बैकग्राउंड से होंगे।
जो चेयरपर्सन होगा उसका खुद का कोई ऑफिस नहीं होगा, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस। 1% इसमें से आएगा रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी रिटेलिंग विभाग में वो कहाँ मतलब जॉब कर रहा है, या फिर उसका कोई बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, तो वो उससे भी 1% सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको सारा पॉइंट क्लियर कर दिया। फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपको मैंने बता दिया कि फूड अथॉरिटी शैल अपॉइंट करेगी, है ना। अलग अलग हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस हो सकता है इसमें, ब्रॉड रेंज ऑफ रिलेवेंट एक्सपर्टीज हो सकते हैं, है ना, और सिक्योर कर सकता है हाई स्टैंडर्ड्स को, जिसमें आपका ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द कंट्री, है ना। द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमोंगेस्ट द पर्सन ऑफ एमिनियंस इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस, और फ्रॉम द amongst the person from the administration who have been associated with the subject is either holding or has held the position not below the rank of secretary to the government of India। वो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। अब इसमें लास्ट पॉइंट में क्या आ रहा है कि हाँ, वही मैंने आपको बताया कि फूड चेयरपर्सन का कोई ऑफिस नहीं होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, आपको याद रहेगा। इस पॉइंट को 1 डाल दे रहा हूँ। चेयरपर्सन can't hold office in any other place of India। उसका कोई खुद का कोई ऑफिस नहीं होगा, यानी कि वो कहीं भी होल्ड नहीं कर सकता किसी भी ऑफिस को। मतलब एनी अदर ऑफिस, मतलब एनी अदर ऑफिस, सॉरी एनी अदर प्लेस नहीं, सॉरी एनी अदर ऑफिस इन इंडिया कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस इन इंडिया, यानी कि जो उसका ऑफिस है वहीं पे उसे काम करना है, किसी और ऑफिस को वो इन्वॉल्व नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए प्लीज़। अगर आपसे मतलब निवेदन है कि प्लीज़ आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है फूड अथॉरिटी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन कौन इसके लिए योग्य है। मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति योग्य है इस जॉब के लिए, और ये जॉब बहुत अच्छी है ना। तो प्लीज़ आप मेरे तह से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बनवाने की कोशिश करिए। आई होप मेरी वीडियो को आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें फर्दर वीडियो के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।